जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज की क्लास हम जानेंगे कि जितने भी विद्यार्थी 11th क्लास के थे जो परीक्षा दे कर के आए हुए हैं, उन बच्चों ने अपने प्रश्न के उत्तर में क्या क्या लिखे हैं और क्या क्या त्रुटियां इसमें रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा उन त्रुटियों को। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर दें। ये गद्यांश था और इसको लिखना था। तो का में है कि प्रेम क्या कहता है, प्रेम क्या चाहता है। तो देखो लिखना था कि प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम की कोई दूसरा मतलब नहीं होता। प्रेम को पुरस्कार से मतलब नहीं होता है। आप प्रेम के भाव से ही उनसे बात कीजिए। प्रेम से ही जीता जा सकता है। ये लिखना था। गद्यांश अगर उठा करके लिखना आ रहा तो यहाँ से लिखना चालू करते, ठीक है, और यहाँ तक। दूसरा खा में बोल रहा है कि कैसी उपासना अधम मानी जाती है। तो देखो यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी क्या अधम उपासना में गिना जाता है। ये यहाँ तक से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दो प्रश्नों का उत्तर कहने का मतलब है कि दो प्रश्नों पहला में है का में है कि कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा मेरे जीवन का लक्ष्य, जो भी आप चाहें वो लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर साक्षरता का महत्व में आप अगर जानना चाहेंगे तो इससे कंप्यूटर साक्षरता के महत्व में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आज के युग में कंप्यूटर आने से काफ़ी परेशानियां दूर हुई है और एक आधुनिक युग के लिए कंप्यूटर बहुत अति आवश्यक है। स्टूडेंट को खास करके अभी का जो आधुनिक की शिक्षा की जो प्राप्ति हो रही है वो काफ़ी कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। और जितने भी जो भी कंप्यूटर में कोई भी काम होता है, या कैलकुलेटर हो या टाइपिंग हो या जो भी हो, इससे कंप्यूटर से आज की बहुत हेल्पफुल होती है। और जितने भी काम है जो फर्स्ट होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। इसमें हानि भी बहुत ऐसा हुआ है। हानि में क्या लिखेंगे? हानि में मानव का जो एक तर्क क्षमता था, सोचने की जो भावना थी, वो क्या लौ हुई है। आँखों में समस्या हुई है। इस प्रकार से अनेक तरह की समस्या हुआ है। हानि में आपको लिखना था, ठीक है। मेरे जीवन का लक्ष्य, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये अब अगर अथवा में अगर ये आया था तो आप लोग ये भरने का प्रयास करते हैं। देखिए अब है खा में है, विभिन्न कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए दैनिक समाचार पत्र एक पत्र लिखते, मुख्यमंत्री के पास लिखते कि आज के युग में क्या हो रही है, भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गई है ना। भ्रष्टाचार इस तरह के समस्या मेरे इलाका में हो रहा है तो इसमें काफ़ी बढ़ गई है। तो इस पर भी आप लोग को मुख्यमंत्री के पास लिखना था। अपने विद्यालय में प्राचार्य को बचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी के एक एक दैनिक समाचार पत्र, इसमें भी लिखना था। चलिए ये हो गया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसी एक ही स्पर्शंग
सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहला था कि बांध लेने क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, किन्हीं एक ही को देना था इसमें, ठीक है। खा में मन होता है फिर से सो जाऊं, तो देखो इसमें मन होता है फिर से सो जाऊं, इट मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि कवि का कहना का अर्थ है मन होता है फिर से सो जाऊं। पहला है कि गहरी नींद में खो जाऊं, जब तक रात रहेगी धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। बोल रहा है कि गहरी नींद में खो जाऊं। कवि कहना चाह रहा है कि मन होता है फिर से सो जाऊं, कि ये जो संसार रूपी जो मोह माया है, संसार में जितने पाप हो रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी हो रहा है, इससे ये सारे जो समस्या हो रही है, इससे हमको नग्न आँखों से हम देख नहीं पाते हैं। इससे अच्छा रहता कि हम क्या सो जाते हैं, गहरी नींद में कहीं खो जाते हैं, हम फिर से सो जाते हैं, ना हम नग्न आँखों से देखते हैं, ना मुझे इतना तकलीफ इतनी दुख होती, ठीक है। जब तक रात रहे धरती पर, जब तक ये धरती पे अंधेरा भ्रष्टाचारी रहेगा तब तक हम क्या सोया ही रहें। चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, मतलब चेतन का मतलब हो गया रात सोया हुआ, नहीं जगा हुआ, और जड़ का मतलब होता है सोया हुआ। मतलब चेतन से मतलब जो हम जगे हुए थे उससे फिर क्या हो जाए, फिर से सो जाऊं। समझ आ गया। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर। जाग तुझको दूर जाना, कवि महादेवी वर्मा जी का मायने मानव को किन किन विपरीत स्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित कर रही है। देख इसमें क्या है कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, इट मीन्स कहने का मतलब है कि कवि बोलना चाहती है कि आप जो है सो आपके समय में, आपके जीवन काल में बहुत सारा समस्या आएगी सामने, लेकिन आपको उस समस्या को इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। आपको इस समस्या में, जैसे कि मित्रों अगर आप शिक्षा की आप अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो पढ़ाई करते समय बहुत सारे समस्या आपके पास आएंगे, और हो सकता है उस समस्या में आपका पारिवारिक समस्या हो या कोई भी समस्या हो, तो उस समस्या से आपको समस्या को नहीं देख करके, समस्या को इग्नोर करके और आपको आगे बढ़ जाना है, यही कवि का कहना है, ठीक है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, से कवि का क्या अभिप्राय है। देखिए इसमें क्या कहना है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है, बोलना चाहते हैं कि कवि बोलना चाहते हैं कि पत्नी का जो आंखें हैं ये हमारे हर समस्या को, दुख सुख में पत्नी साथ देती है। कहीं अगर हम चूक करते हैं तो पत्नी वो नग्न आँखों से एक सहारा बनती है और हमको हेल्प करने में काफ़ी महत्वपूर्ण, उनका जो नज़रिया है, उनका जो दृश्य है, वो आँखें इतने अच्छे, कोई भी दुख में हमें क्या हेल्प करती है, ठीक है। कभी भी अगर चूक हमसे होता है तो पत्नी मेरी हेल्पफुल बनती है, ठीक है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की यादों करती है। तो इसमें आपका, इसमें कितना क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, तो 2 में से तो दोनों को बता दिए। तीसरा आप चौथा क्वेश्चन नहीं, 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों इसमें भी लिखिए। आदर्श परिवार के बारे में, आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबा फुले के विचार बताइए। देखिए ज्योतिबा फुले का विचार के अनुसार आदर्श परिवार वह परिवार है जो परिवार अपने छोटे ऊंच नीच इन सबों से उठ करके एक मानवता नाम की चीज़ एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और वो अगर आपका हर परिवार में है तो आप आदर्श परिवार में गिने जाएंगे। अन्यथा अर्थात अगर
आप अगर देश की बात अगर ले जाएं तो कभी भी जाति धर्म से उठ करके अगर आपका विचार अगर एक मिलता है तो एक पूरा संपूर्ण भारत एक क्या एक आदर्श परिवार के अंतर्गत आएगी। समझ आ रहा है बच्चों? तो यही बोल रहा है ज्योतिबा फुले कि आदर्श परिवार के बारे में ज्योतिबा फुले का विचार क्या है। तो ज्योतिबा फुले का विचार क्या है कि जाति धर्म से उठ करके, हाँ जाति हालांकि अलग अलग हो लेकिन सबका विचार एक होना चाहिए और सबका मन एक होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि खा में कि मानव के दिल दिमाग पर ईंटों का लाल रंग क्या क्यों छा गया। देखो इसमें सुकिया और मानव की कहानी आप लोग सुने होंगे। तो सुकिया और मानव दोनों पति पत्नी थे और दोनों ईंटों की भट्ठी में काम करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ईंटों की भट्ठी में जब मानव ने काम करते करते ईंटों को जो पका करके जो लाल होता है, तो अपने हाथों से जो ईंट बनाते हुए जो बना करके जब देखी मानव ने, तो उनका क्या लाल जो दिख रहा था वो ईंट, तो मानव के मन में थोड़ा सा लालसा आया कि शायद काश अगर मैं भी ऐसा इस अपने बने हुए हाथों के ईंटों से घर बना पाती। तो यही बोलना चाह रही कि मानव जो है सो उसका दिमाग में यही चल रहा था कि काश मेरा भी पास इतना पैसा होता जो इस ईंटे को ले जा करके और हम भी घर बना लेते हैं एक छोटी मोटी। समझ आ गया? अब आते हैं छठा में, ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा भारतेंदु। ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। तो किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिख देना था। भारतेंदु में अगर देखा जाए तो अंधेर नगरी, भारत की दुर्दशा, साहित्य, हरिश्चंद्र, नाटक, ये सारा क्या है, ये सब आ जाएगा। और भारतेंदु में अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के रचना में अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका है, ये सब किस में आता है, ऐसा इनका रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का रचना है। चलिए, एक दिन सिनेमा का इतिहास देखकर मकबूल पर क्या प्रतिक्रिया हुआ। सातवें में देखिए, अथवा में क्वेश्चन है कि हुसैन की कहानी अपनी जबानी पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर आई। देखिए हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, कहने का मतलब है कि हुसैन जो था से एक बहुत अच्छे कलाकार, एक चित्रकला था उनके अंदर, और कोई भी चित्र अगर कोई भी दृश्य वो देखता था तो वो छापने का प्रयास करता था, उसके नकल करने का प्रयास करता था, और वह नकल करने में काफ़ी माहिर थे और इसी से वो अपने कहानी इतिहास रचित थे एक चित्रकला की दुनिया में। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि दुकान पर बैठे बैठे भी मुकबल के भीतर का कलाकार, बैठे बैठे भी मुकबल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों से अभिप्राय होंगे। देखो होता है इसमें क्या है कि दुकान, देखो जब वो मुकबल जो थे दुकान पर क्या बैठ करके भी वह क्या करते थे कि एक क्या हुआ कि जब वो चित्रकला में काफ़ी तेज थे तो दुकानदार पर क्या हुआ कि एक बार उनके चाचा जी जो थे, चाचा जी का दुकान था, वो अपने चाचा जी के पास गए, उनके पापा जो है सो भेज दिए, बोले कि जाओ तुम दुकान संभालो। अब उनके पापा इसलिए भेजे ना कि वो उनके पापा भी चाह रहे थे कि हम भी अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनावें, है ना। तो इसीलिए उनको भेज दिया वहाँ पे। अब वहाँ पे जाने के बाद ये क्या करने लगे कि चित्र को वहाँ भी छापने लगा। अगर कोई रास्ता में जा रही है कोई महिला तो उसका चित्र बनाने लगा, अगर कोई पुरुष जा रहा है तो उनका चित्र देख करके उनका बनाने लगा। और इस प्रकार से अगर कोई महिला अगर बकरी लेकर के जा रहा है ना, तो उसका भी चित्र बना लिया। अगर कोई गगरी लेकर के जा रहा है तो उनका भी चित्र, इस प्रकार से वो सारे चित्र मतलब किसी को भी देख करके नकल बना देते थे। देखिए उसके बाद आया
मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था? मकबूल गुमसुम सा इसलिए रह रहा था क्योंकि उनके बचपन में उनके दादाजी डेथ कर गए थे, और दादाजी डेथ करने के बाद क्या हुआ कि वो काफ़ी नाराज रहते थे, क्योंकि दादाजी से उनका बहुत अच्छा लगाव था। और वो अपने जब दादाजी डेथ कर गए तो उनका ही वेशभूषा में वो उनके कमरे में जा कर के सो जाते थे, और किसी से भी बात वो नहीं करते थे, उनके पापा से ना मम्मी से, किसी से भी बात वो नहीं करते थे। चलिए, तो आज की वीडियो हम यहीं से अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।